हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भारती। नमस्कार। आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मेरे को जज नहीं करना, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। शुरू करती हूँ, चलो ठीक है। तो टॉपिक तो दिख रहा है यार, बहुत क्लियर सी बात है कि थ्योरी पेपर हमारे पॉल साइंस के लिए कैसे प्रिपेयर करें। देखो, सबके अपने तरीके होते हैं काम करने के, सबका एक मोडस ऑपरेंडी होता है। मेरा भी एक मोडस ऑपरेंडी है। सो आई एम ओनली गोइंग टू शेयर दैट। आई विल नॉट डू अ लॉट ऑफ this that, and I'm not telling you something which is just the X factor and it will make you score 9 plus. But yes, I think I can help you with my experiences. Let's do this. Okay, so this is something about me. My name is Bharti. Previously I have done some tuition work and I have been an educator at humanities as well. ये थोड़ा सा तारीफ वारीफ हो गई, ठीक है। अभी मैं BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रही हूँ। I'm about to go in third year from Ramjas College, University of Delhi. तो करेंट प्रॉब्लम जो मुझे सबसे बहुत ज़्यादा अखरती है, बहुत ज़्यादा मुझे बुरी लगती है, जो मैं खुद देखती हूँ, मुझे लगता है कि कोई भी हम में से सबको ये प्रॉब्लम दिखती तो होगी, समझ तो आती होगी, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वी स्टिक टू इट। हम जानते हैं कि पॉल साइंस में एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए मोस्ट ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोगों के पास दो ही सोर्स बचते हैं। एक है पॉल साइंस हेल्प, विच इज़ अ वेरी रेप्यूटेड एंड वेरी गुड चैनल, बट इट डिडंट हेल्प मी। ओके, आई डिडंट लाइक इट अ लॉट बिकॉज मेरे को लगता था सभी लोग पॉल साइंस हेल्प से लिख रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा कंटेंट सबसे मैच करे ना। आई वॉन्टेड कि मेरे में थोड़ी कुछ यूनिकनेस हो। एंड द सेकेंड इज सोल। यही करते हैं दोनों लोग, आई कैन बेट सब यही करते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग यही करते हैं, ठीक है। थोड़ा अपना बहुत जो एडिशन करते हो। जो मैं तरीका बताने वाली हूँ, आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग कि आपका कंटेंट सबके जैसा नहीं होगा। It is going to be different. It is going to be unique for everybody. It is not like I'll give you a simple answer kind of thing जो सबके लिए सामान्य हो जाएगा. No, I am not. मेरे को नहीं लगता it works. Okay, तो I will tell you how to find the answers, how to build the answers. We'll get into that. Let's go to the next slide. तो सबसे पहला टास्क 1 है, ठीक है। डे 1 है, मैं बैठ गई टेबल पे, ठीक है। आज से पढ़ाई शुरू करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा वी आर दी NEP बैच स्टूडेंट, इसीलिए शायद इतनी प्रॉब्लम हो रही है, हमारे पास आधा कंटेंट नहीं है। तो NEP बैच वाले स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो अपना सिलेबस चेक किया, ठीक है। इस पर जाके हमने अपना सिलेबस चेक किया। लेट्स गो। सो ये खुल जाएगा, ये हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सेकेंड सेमेस्टर के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर के लिए ये हमारे पेपर्स आगे सारे अप्रोचेज और ये, ठीक है, हमने देखा थे। चलो ठीक है, इस पर स्टिक करते हैं। लेट्स स्टिक टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने देख लिया कि 4 यूनिट्स हैं, ये कुछ, ठीक है। रीडिंग से बाद में आते हैं, अभी रीडिंग्स की बातें नहीं, डरावनी बातें नहीं, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये पेपर है, आप देख सकते हो यहाँ पे 4 यूनिट्स दी हुई हैं, अलग अलग टॉपिक्स है जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। तो इस सिचुएशन में हम कहाँ से शुरू करें, क्या करें, ठीक है। सबसे पहले हमें बस सिलेबस देख लेना है, एक बार ही बस सिलेबस देख लिया, ठीक है, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने तीनों कोर पेपर का आपने सिलेबस देखा, इसको पुराने वाले जो हमसे पहले जो बैचेस चलते थे, जो UGCF, मतलब उनका कुछ शायद उनके बैच को UGCF कहते हैं, या उनका जो करिकुलम जिस टाइप का चलता था उसको UGCF कहते हैं, उनका सिलेबस से हमें इसको कंपेयर करना है। अब कंपेयर क्यों करना है, प्रश्न ये उठता है कि कंपेयर क्यों करना है। कंपेयर इसलिए करना है ताकि हम पता कर पाएँ कि पहले वाले सिलेबस में जो पेपर्स रहे होंगे, क्या वो हमारे NEP बैच के सिलेबस से मैच करते हैं। इससे क्या अचीव हो जाएगा भाई, इससे ये अचीव हो जाएगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि किन सब्जेक्ट्स के कंटेंट हमारे पास ऑलरेडी होंगे और किन सब में हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखो, ये सारे मैंने 6 सेमेस्टर्स होते थे 3 साल के कोर्स में, तो आप हर साल के पेपर्स जाके एक बार देखो, उसमें सीधे सीधे नाम लिखे होते हैं, पेपर ये, पेपर वो, पेपर ये। तो अगर हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सपेक्टिव्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, हमारा सेकेंड सेमेस्टर ऑफ NEP बैच का सिलेबस में है ये पेपर, तो आप अगर जाओगे और तीनों 6 के बस आप एक बार नाम देख लो। मैं आपको एक ऑल टुगेदर भी एक सिलेबस का लिंक है, मैं वो भी दे दूंगी। आप ऑल टुगेदर भी अगर जाके देखोगे तो यू विल फाइंड आउट कि थर्ड सेमेस्टर का जो UGCF का सिलेबस था, उसमें कुछ ऐसा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टाइप का तो चलता था, कुछ तो ऐसा पेपर था उससे सिमिलर था। कहने का मतलब क्या है, इससे क्या होगा, ये देखो नेक्स्ट स्लाइड दिखाती हूँ मैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी। ये सब देखने के बाद अगर हम मैच कर लिए, इसको हम कंपेयर कर लिए पुराने सिलेबस के साथ, ये होगा, हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे कंटेंट हैं जिसके, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। सेम 3 में अगर कोई पेपर है CGDI नाम का, ठीक है, तो वो पूरी तरीके से UGCF सिलेबस के सेम 1 के CGDI नाम के पेपर से हूबहू मिलता है। सारा जो कुछ भी CGDI पेपर है हमारे NEP थर्ड सेमेस्टर का, वो UGCF के सेम 1 के पेपर से सीधे सीधे मैच करता है, एक्सेप्ट वन टॉपिक में भी एक सब टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज, सिर्फ यही ऐड हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। अब हमारा जो सेकंड पेपर है PTCT, पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट, वो भी पूरी तरह से सेम 2 के UGCF सिलेबस के कोर के पेपर के साथ मिलता है और उसका पेपर का नाम भी सेम है,
ठीक है। लास्ट आता है AMIPT। अब इस पेपर का नाम है एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये वाला पेपर सेम 5 में, जो प्रीवियस बैचेस के, जो UGCF के बैचेस थे, उसमें सेमेस्टर 5 में एक पेपर चलता था इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स हैं वो हमारे AMIPT पेपर से मैच करते हैं। अब इसमें भी मैंने डिटेलिंग किया है कि यूनिट 1 का जो फाउंडेशंस और ये है, ये ऐड हुआ है। एवरी टर्म अंडर दिस यूनिट हैज चेंज बट मे गेट सम ट्रेसेस, मतलब कि यूनिट 1 के सब कुछ लगभग बदल ही गया है, लैंग्वेज पूरी बदल चुकी है इस फर्स्ट यूनिट की। मगर हम अगर पहले के फर्स्ट यूनिट का, अगर इस पेपर का, UGCF वाले पेपर का कंटेंट देखेंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा शायद। मनु का जो है, क्या क्या ऐड हुआ है, क्या क्या है कि सोशल लॉ सेम है, ऑथेंटिसिटी ऑफ मनुस्मृति एंड कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस ऐड हुआ है। यूनिट 3 पूरा ऐड है, यूनिट 4 पूरा ऐड है, यूनिट 5 6 पूरा मैच करता है, यूनिट 7 ऐड है, यूनिट 8 ऐड है, यूनिट 9 भी एडेड है क्योंकि कुछ नया है, यूनिट 10 का कबीर मैच करता है, गुरु नानक नहीं करता है, यूनिट 11 का पूरा मैच करता है। इसका मतलब क्या, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि, ये देखो, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके कंटेंट वी हैव, ओके, सो इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो पूरी तरीके से न्यू हैं, जिन पे अभी रिसर्च करना पड़ेगा, हमें न्यू कंटेंट ढूंढने पड़ेंगे, है ना। इट्स एन एक्सटेंसिव टास्क। एंड कुछ हाइब्रिड टॉपिक, जैसे मैंने कहा कि कुछ मैच कर रहा है, कुछ नए चीज़ें ऐड हुई हैं, है ना। ये देखो, इसमें 2 पॉसिबल सिचुएशंस हैं। मोस्ट ऑफ द टॉपिक मैच करेंगे किसी पेपर के, कोई पेपर ऐसा होगा जिसके मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मैच करेंगे, फिर तो बल्ले बल्ले ठीक है, डांस कर रहे, सही है। अगर नहीं किया, पूरी तरीके से नया पेपर है, या तो फिर बहुत कोई ही टॉपिक्स हैं जो मैच कर रहे हैं, है ना, तो फिर सैड फेज है यार, फिर तो मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, आलस वाला जोन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इफ वी हैव सिचुएशन 1। तो सबसे पहले तो कि अगर सिचुएशन 1 क्या था कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मैच, अगर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मैच कर गए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ढूंढो। मतलब कि अगर हमें पता है कि कोई पेपर ऐसा था जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरी तरीके से मैच करता है, तो हम उस सेम 3 वाले पेपर को ढूंढेंगे ना यार। हम जाएंगे UGCF सिलेबस, हम जाएंगे पॉलिटिकल साइंस के PYQs ढूंढने, वो कहाँ मिलेंगे, वो कालिंदी कॉलेज के वेबसाइट पे, LSR की वेबसाइट पे, या फिर बहुत सारी वेबसाइट है जिस पे आपको आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हर साल के मिलेंगे। उसमें आप डाउनलोड करो पॉलिटिकल साइंस का, उसमें सेम 3 का पेपर पॉलिटिकल साइंस का ढूंढोगे तो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम सा सिमिलर्स आपको मिल जाएगा, और वहाँ से आप इजीली देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। ये क्यों करना है आप समझो, हमें PYQs देखने इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं ना कि इससे हमें ये पता चल जाता है कि कुछ जो प्रोफेसर्स हैं वो प्रोफेसर सेम ही हैं, है ना, वो हर साल इतनी मेहनत नहीं कर रहे कि नए नए क्वेश्चंस बनाएंगे, वो सेम क्वेश्चंस को इतना रिपीट करते हैं, आई कांट टेल यू। मतलब देयर आर एट टाइम्स कि आई नो टुमारो इज माय एग्जाम एंड आई नो द क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू कम। यूनिट 1 से ये आना ही आना है, यूनिट 2 से ये वाला आएगा, यूनिट 3 से ये नहीं तो ये आएगा ही आएगा, मतलब इट इज सो प्रिडिक्टेबल। तो थ्योरी पेपर्स बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग राइट सोर्सेज, जल्दी जल्दी सारे मिल जाएं, आप जुटा पाओ। हम यही नहीं कर पाते ना, हमारे पास सोर्सेज इतने लिमिटेड होते हैं हंट करने को, कुछ ही हैं जिससे सब कर रहे हैं, तो अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता है। पर समझो कि सारा का सारा जो कंटेंट है वो हर साल रिपीट हो रहा है, प्रोफेसर्स इतना नहीं दे रहे एफर्ट। इसीलिए हमें बस पैटर्न देखना है कि अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर है, ये पूछेंगे ही पूछेंगे, NPS पूछेंगे ही पूछेंगे, है ना, गुड गवर्नेंस उनका फेवरेट है। मतलब मैं ये नहीं कि आई एम नॉट श्योर, अभी मैंने देखा नहीं है ना, मैं तो अभी थोड़ा आगे चली आई, मतलब आगे के सेमेस्टर्स में आ गई फाइल, तो आई विल बी एबल टू टेल यू कि उनका क्या फेवरेट टॉपिक है। मतलब जब मेरे को नेक्स्ट एग्जाम आता तो मेरे को पता होता है कि क्या प्रोफेसर्स का फेवरेट टॉपिक है और क्या वो बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ठीक है। तो ये वाली क्लैरिटी लाना ज़रूरी है ताकि आप उस हिसाब से पढ़ो। यही मैंने बोला कि टास्क 3 आपका ये होगा कि आप ये चेक करो कि कितनी बार अलग अलग यूनिट से कितने सवाल आए हैं। इसको चेक करने का भी एक तरीका है, आई विल टेल यू। ये देखो कैसे करें, ये कैसे चेक करें कि कितने क्वेश्चंस या कितने टॉपिक्स बहुत ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं। तो 2 तरीके इसके हैं। जैसे पहले मैंने शुरू में ऐसे किया था, कुछ ऐसा कुछ किया था, मतलब कि मैंने देखा कि फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल, मतलब कि एक पेपर है, ठीक है, आगे पढ़ोगे आप लोग, सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चे अगर ये देख रहे हैं तो, कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स है, उससे ये इतनी बार सवाल है, इतनी बार सवाल है, इतनी बार सवाल है, इतनी बार है। तो अब मेरे को पता चल गया कि पार्लियामेंट से 7 बार आ गया, प्रीएम्बल से 5 बार आ गया, PM चेंजिंग रोल, मतलब ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत ज़्यादा बार आ रहा है। तो यार मैं ये 1 बार जो आया है उस पर मैं इतना नहीं माथा फोड़ूंगी ना, मैं तो वो करूंगी जिसपे बार बार है, जिसको हर साल ही पूछ दे रहे हैं वो, है ना। उससे क्या होता है कि देखो क्वेश्चन 10 आएंगे, अटेम्प्ट आपको केवल 5 करने हैं, 5 ही करने हैं केवल अटेम्प्ट, तो पूरा का पूरा प्रिपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मैंने अभी जितने भी एग्जाम्स दिए, मैंने सारे दोस्त जो बहुत ज़्यादा भी पढ़ते हैं, कम भी पढ़ते हैं, लास्ट डे भी पढ़ते हैं, सबका यही हालत है कि सारे लोग सारे टॉपिक्स करते ही नहीं है।
है ना, हर मिक्स करके करते हैं जिससे उनको लगती है कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आने की, एंड दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो सेकंड है कि यूनिट वाइज डिवाइड कर लो पीवाईक्यूज और उसके हिसाब से टॉपिक्स की फ्रीक्वेंसी चेक करो। जैसे मैंने क्या किया कि इक्वालिटी एक यूनिट है, पीटीसीडी जो पेपर था थर्ड सेम का उसकी एक यूनिट है इक्वालिटी, तो उसके जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सारे लिख लिए, और इस पे अब मैंने ये आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि किससे किससे ज़्यादा बार क्वेश्चन आ रहा है। तो यू विल सी कि इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में 5-6 बार क्वेश्चन आया है कि एनालाइज कॉन्सेप्ट्स ऑफ, पता है लैंग्वेज भी नहीं बदलती है, पूछने का लैंग्वेज तक नहीं बदलता है, इतना सिमिलर होता है पीवाईक्यू से क्वेश्चन। तो एक ये पूछते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक पूछते हैं डिफरेंस, है ना, मतलब कुल मिला के इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ आउटकम, इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ आउटकम, ये तीनों ही घूम फिर के इतनी बार पूछा है इन्होंने कि अब मेरे को ये पता चल जाए कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और रोनाल्ड डॉकिन का वही मतलब रोनाल्ड डॉकिन का ही ये कॉन्सेप्ट है, तो मतलब यही वाला टॉपिक बार बार पूछ रहे हैं, ये तो मेरे को करके जाना ही जाना है। और एक है फिर ये वाला क्वेश्चन है जो मेरे को इस पर प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ये भी 5 बार पूछा है, 3 बार ऐसे पूछा है, 2 बार शॉर्ट नोट्स में पूछा है, और अलग अलग क्वेश्चन है ना, ये 1 बार पूछा, 1 बार पूछा ऐसा, और ये शॉर्ट नोट्स में जैसे ये 2 बार पूछ ले, 2 बार पूछ ले, ये बहुत डिटेल नहीं है, मैं इसको बहुत डिटेल बनाती हूँ। मतलब मेरे पास जो पीडीएफ्स होते हैं पीवाईक्यूज के, आई कैन बेट कि वो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं किसी भी पेपर के, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पेपर्स कहीं से भी कुछ भी अगर उस पेपर का पहले किसी पेपर से मैच करता रहा है तो मैं वो डाउनलोड कर लेती हूँ और फिर मैं कंपेयर करती हूँ। क्योंकि देखो वही प्रोफेसर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चाहे बीए प्रोग्राम में पढ़ाया जाए, चाहे पॉल साइंस ऑनर्स में पढ़ाया जाए, प्रोफेसर्स वही हैं जो पेपर बना रहे हैं, तो उनका फेवरेट टॉपिक भी वही है, पूछ भी वो वही रहे हैं। तो हमें अगर कोई टॉपिक है बहुत नया सा है, बहुत नहीं समझ आ रहा है, उसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो लीव इट, मतलब लुक फॉर द प्रिपेयर टॉपिक्स, प्रिपेयर आंसर्स विच आर फ्रीक्वेंटली बीइंग आस्क्ड ना। ओके, नेक्स्ट इज, इतना सब करने के बाद आपको एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन होगा कि हमें इतना तो पढ़ना ही नहीं है भाई, हमें तो बहुत 10 क्वेश्चंस में से हमें 5 आंसर्स करने हैं, कि अगर हमारा किसी में 6 यूनिट है तो हमें प्रिपेयर सारे नहीं करने हैं और सारे टॉपिक्स भी नहीं करने हैं, बहुत कम भी आप करोगे, आपका आराम से विल बी एबल टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस विद बहुत खूबसूरत आंसर्स। इट्स ऑल अबाउट द आर्ट, इट्स अबाउट द आर्ट ऑफ आंसर बिल्डिंग, इट्स अबाउट द आर्ट ऑफ करेक्ट रिसर्चिंग। ओके, सो जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि कैसे मैंने, अगर मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर था उसमें इतने सारे टॉपिक्स थे, इसमें से मैंने इतने टॉपिक्स प्रिपेयर किए थे, है ना, इन सब के नोट्स जैसे मैंने जो बनाए थे, इन सब के नोट्स हैं मेरे पास अलग अलग यूनिट्स के, जैसे कि मैंने इतने टॉपिक्स प्रिपेयर किए। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि मॉडर्न पीए कर लेना चाहिए था मुझे, रैशनल डिसीजन मेकिंग मैंने थोड़ा सा पढ़ के गई थी, और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट मैंने किया था, उसके आंसर मैंने कॉपी भी बनाए थे। ऐसे मैं डिजिटली बनाती हूँ पर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के मैंने कॉपी भी बनाए थे, और इतना इज़ ऑलरेडी टू मच। मैं आपको अगर सिलेबस दिखाऊँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस में इतने टॉपिक्स हैं, अब इनमें से भी आप ध्यान से देखोगे तो कौटिल्य है, फिर उसके बाद थ्योरेटिकल जर्नी वाला जो है ना, इसमें पूरा इवोल्यूशन लिखना है, और दैट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। पूरा ये जो इवोल्यूशन, ये जो सेकंड टॉपिक है, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग आंसर इफ़ यू प्रिपेयर दिस। अब गारंटी ले लो इससे एक सवाल आना ही आना है, कुछ सिमिलर टू इससे आना ही आना है। इफ़ यू आपने प्रिपेयर किया है कि पास्ट में वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप बड़े खूबसूरती से, बड़े आसानी से प्रिडिक्ट भी कर लोगे कि कल क्या क्वेश्चन आना है इससे। तीसरा प्रिंसिपल्स, तीसरा थ्योराइजिंग, इससे मेरे ख्याल से सवाल नहीं आया था इसलिए मैंने नहीं किया था। इसके बाद ये थ्योरीज बहुत ज़्यादा पूछते हैं वो, तो आई वुड सजेस्ट एनीबडी कि एटलीस्ट इनमें 4 तो कर ही लो, ज़रूर से ज़रूर कर लो, ये 3 तो ज़रूर से ज़रूर, और इन दोनों में से कोई एक भी ज़रूर, मतलब दिस इज़ इंपॉर्टेंट। तो इनमें से भी मैंने बस एंशिएंट रूट किया, मॉडर्न पीए भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, ये तीनों तो मैंने किए थे, मगर इन दोनों में रैशनल डिसीजन मेकिंग ही मैंने बस थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो पढ़ा था। एनपीएम किया, एनपीएस किया था, और मेरे को गुड गवर्नेंस वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा था, तो ये। और इसमें जेंडर एंड गवर्नेंस पे मैंने ऐसा आंसर बनाया था कि इट विल इनकैप्सुलेट द होल यूनिट, कि इवन इफ इट कम्स कि मतलब जेंडर सेंसिटिविटी एंड पार्टिसिपेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाए तो मैं फिर भी कर लूँगी। मैंने इस तरह से प्रिपरेशन की थी। ओके, नाउ टास्क 3, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क विच आई कॉल not a task but an art. Yes, it is an art, because I'm not talking about answer writing which everybody does. I'm talking about answer building, how you build your answers, how you make your answers unique, how you give a rich content on paper. मेरा ये मानना नहीं है कि पेपर भरने से मार्क्स मिलते हैं। नो, इफ़ योर कंटेंट इज रिच, इफ़ योर कंटेंट शोज कि आपने अब थोड़ा इंटेलेक्चुअल सा आपके आंसर्स दिख रहे हैं, द टीचर इज गोइंग टू गेट इम्प्रेस्ड एंड गिव यू डिसेंट मार्क्स। ओके, दैट इज हाउ आई थिंक वन शुड वर्क. I will give you one sample answer. I will show you one sample answer of me, how I prepare my answers. ठीक है, इंट्रोडक्शन सपोज मैंने इसमें अभी नहीं लिखा है, बट बाकी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ कि
अब कोई भी जेंडर एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे अगर सवाल आ जाए, कोई भी सिमिलर टू सिमिलर जेंडर एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल आ जाए, तो मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगी, चलो ठीक है, वो तो मैं ऑन द पॉइंट की क्वेश्चन की क्या डिमांड है मैं उस हिसाब से लिखती हूँ। कुछ एनेक्डोट्स हमेशा रखती हूँ ना, कि इनके कोट मैं लिख दूंगी, कोई कोट मैं पक्का से ढूंढ के रखती हूँ कि कोई एक कोट लिखूंगी, या फिर कोई इंपॉर्टेंट मतलब कुछ भी कोई नया डेवलपमेंट या कोई पास्ट में कोई ऐसा, मतलब कोई एक मैं लाइन, बहुत इंप्रेसिव सी लाइन ज़रूर रखती हूँ हर टॉपिक के इंट्रोडक्शन के लिए। इसमें मैंने नहीं लिखा है, नेक्स्ट टॉपिक दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने फर्स्ट हेडिंग इंट्रोडक्शन लिखा, अब सेकंड हेडिंग व्हाट एवरीबडी इज गोइंग टू डू इज व्हाट इज जेंडर। सबसे मुझे जो क्लास एकदम छोटे बच्चों वाली जो हेडिंग लगती है, व्हाट इज जेंडर, देन व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज जेंडर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ दे, व्हाट आर द फीचर्स, दीज आर नॉट द काइंड ऑफ आंसर्स विच शो कि आप पढ़े लिखे हो। तो आप पढ़ो लिखे हो चाहे ना हो, दैट डजेंट मैटर, पर आपके आंसर्स में ये झलकना जरूरी है कि आप पढ़े लिखे हो। एंड दैट कम्स विथ कि आप कैसे अपने हेडिंग्स, आप अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। तो आई हैव रिटन अ हेडिंग की हिस्टोरिकली जेंडर्ड पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें मैं बता यही रही हूँ कि कैसे पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा मतलब एक जेंडर के प्रति बायस रहा है, मतलब आदमियों के प्रति हमेशा से एक बायसनेस रही है हिस्ट्री में, पॉलिटिक्स हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो। ना एवरीबडी वुड राइट दिस इन अ वेरी सिंपल मैनर, बट आई हैव रोट अ हेडिंग विच सीम्स इम्प्रेसिव, है ना, सुन के थोड़ा सा लग रहा है कि हिस्टोरिकली जेंडर्ड पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इट साउंड्स, इट लुक्स वेरी इम्प्रेसिव, इट लुक्स लाइक एन इंटेलेक्चुअल, मेरे को ऐसा लगता है। अब ये मैंने लिखा, इसके अंदर अब मोस्ट ऑफ द लोगों को मैंने करते हुए देखा है, सबके अपने तरीके होते हैं, मैं किसी को कंडेम नहीं करूँगी, पर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि एक टॉपिक, एक हेडिंग लिखा एंड यू जस्ट राइट इट, यहाँ पे हेडिंग लिखा और ये ऐसे 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 पूरा भर दिया। आपने ठीक है, आपने हिस्टोरिकली ही बताया है कैसे औरतों के साथ गलत हुआ है, बट यू जस्ट रोट इट इन अ पूरा निबंध टाइप का, वैसे आप वो नहीं दिखेगा ना जो आप दिखाना चाहते हो, मतलब कुछ चीज़ों पे आपको फोकस करना होगा। तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं हेडिंग्स को भी सब हेडिंग्स में ब्रेक करती हूँ। वो कैसे करती हूँ कि अगर मैंने पहले सबके कंटेंट जैसा ही मेरा कंटेंट होता है, बट देर आर आई विल राइट अ सब हेडिंग बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू थॉट। जैसे कि आई हैव रिटन इट हियर वुमेन हिडन फ्रॉम द हिस्ट्री, कि अब इसमें मैंने जो भी बात किया हो, इसमें अगर मैंने ऊपर ये लिख दिया कि हाउ वुमेन हैव बीन हिडन फ्रॉम हिस्ट्री, तो इससे क्या होता है, ये लगता है कि ये पता चल जाता है कि व्हाट एम आई गोइंग टू राइट इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। अगर मैंने वुमेन हिडन फ्रॉम द हिस्ट्री लिख दिया और इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया, एंड इसके नेक्स्ट लाइन में या इसके डॉट डॉट करके मैं अगर ये सारा लिखती हूँ, और ये सभी मैंने बहुत शॉर्ट लिखा है यहाँ पे, क्योंकि आई डू नॉट प्रिपेयर आंसर्स ऐसे कि मैं उन आंसर्स को लाइन बाय लाइन रट के जाऊँ। नो, आई प्रिपेयर बुलेट पॉइंट्स, आई हैव माई पॉइंट्स कि अगर ये एक टॉपिक आ गया तो मैं ये सब हेडिंग लिखा, मैंने ये हेडिंग लिखा, मैंने ये सब हेडिंग लिखा, अब इस सब हेडिंग के अंदर मैं क्या मटीरियल भरने वाली हूँ। ट्रस्ट मी, जब प्रोफेसर आंसर चेक करेगा वो आपके पैराग्राफ्स पर इतना टाइम नहीं देगा, उसके पास इतना वक्त नहीं है। आपको अपने आंसर्स में सही चीज़ें दिखानी है ना, आपको शो करना है, आपको वो रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो कि वो क्लियर दिख जाए जो ज़रूरी चीज़ें हो। तो वुमेन हिडन फ्रॉम द हिस्ट्री की इन द नेक्स्ट पैराग्राफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ वुमेन हैव बीन हिडन फ्रॉम द हिस्ट्री। अब इस पैराग्राफ में मैं जो भी लिखूंगी, मैंने इसमें सिर्फ ये बुलेट पॉइंट्स लिखे, आई हैव नॉट रिटन इन द पैराग्राफ फॉर्मेट, क्योंकि मैं याद नहीं करके जाती हूँ, मैं बुलेट पॉइंट्स दिमाग में रख के जाती हूँ कि हाउ पैट्रियार्की हैज़ बीन नॉर्मल, न्यूट्रल एंड यूनिवर्सल। इफ आई राइट दिस लाइन एंड आई अंडरलाइन इट समहाउ, आई मेक मैं अलग अलग तरह के अंडरलाइंस और वो बुलेट पॉइंट ये सब बनाती हूँ, बुलेट पॉइंट्स नहीं, अंडरलाइन करती हूँ या उनको मार्क करती हूँ। जैसे कि पैट्रियार्की नॉर्मल ऐसे बना देती हूँ, न्यूट्रल पे कभी ऐसे कर दूंगी, मतलब जिस टू कि अब किसी की नज़र जाए जो मुझे दिखाना चाहती हूँ। फिर कि शीला राव बौद्धम जो भी हैं ये, इन्होंने कहा कि हाउ वुमेन हैव बीन हिडन फ्रॉम द हिस्ट्री, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में मैं ये लिखने वाली हूँ। नाउ सपोज इवन इफ आई फॉरगेट दिस कंटेंट, इफ आई नॉट रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स, इफ आई हैव रिटन वुमेन हिडन फ्रॉम द हिस्ट्री, मेरे को प्रोफेसर को पढ़ के ही पता चल जाएगा कि व्हाट एम आई गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, है ना। तो उसे ज़्यादा खोजना नहीं पड़ेगा, वो खुश होगा और उसे ये पता चल जाएगा कि ठीक है द अप्रोच इज़ गोइंग गुड, मतलब आगे अच्छा ठीक ही लिखा होगा, है ना। और अगर मैं अभी मैं बताऊंगी कि मैं क्या लास्ट डे का याद करूँ, वो बाद में, पहले नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे मैंने नेक्स्ट लिखा माचो ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब ये थोड़ा सा कैची सा लग रहा है ना यार, रेदर देन जस्ट राइटिंग अ पैराग्राफ, इफ यू राइट अ हेडिंग सब हेडिंग लाइक दिस कि द ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिक्स हैव बीन माचो एंड यू एक्सप्लेन दिस समहाउ एनीवेज, है ना, कि अरीना ऑफ मेल से रहा है, पब्लिक स्फेयर ऑफ लाइफ, जो भी मैंने इसमें लिखा हो, हाँ, कि पब्लिक स्फेयर ऑफ लाइफ इज ऑल अबाउट मैन एंड पॉलिटिक्स, और पब्लिक स्फेयर ऑफ लाइफ इट इज कॉल्ड द अरीना ऑफ मेल, वेयर एज प्राइवेट जो स्फीयर रहा है उसे वुमेन से एसोसिएट किया गया है। तो पॉलिटिक्स हैज़ बीन अ माचो ट्रेडिशन, देयर हैज़ बीन अ माचो ट्रेडिशन इन पॉलिटिक्स। एंड लास्ट इज की अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ इट इज कल्चरली मैस्कुलिन, कि हाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नाउ, है ना। तो इसमें मैंने जो भी ग्लास सीलिंग, ब्लॉक्स, डबल बर्डन, ये सारे टर्म्स हैं। अब मैं आपको बताती हूँ
कि मैं जब नेक्स्ट लास्ट डे जब जाती हूँ एग्जाम देने, तो आपको क्या लगता है मैं ये सारा सब कुछ रोज बार बार एकदम जैसे सीयूटी एग्जाम है मेरे को सब कुछ याद रहना चाहिए? नो, आई डू नॉट डू दैट. व्हाट आई डू इज कि आई रिमेंबर हिस्टोरिकली जेंडर पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, आई रिमेंबर वुमेन हिडन फ्रॉम हिस्ट्री, माचो ट्रेडिशन, अंडरस्टैंडिंग पीए, ये सब हेडिंग्स याद कर लिया. थोड़ा थोड़ा ये बस दिमाग में रखिए कि हाँ शीला रॉथम को बोल देना है, ये थोड़ा सा पब्लिक स्फीयर अरीना ऑफ मेल बोल देना है, लिख देना है डबल बर्डन ग्लास सीलिंग, ये सारी चीजें बस दिमाग में रखो. इतना टाइम ना आपके पास है ना उसके पास है कि इतना डिटेल में पढ़ेगा. आप अगर इस पैराग्राफ के बाद सुन रहा है ना तू भी लिख दोगे तो वो शायद नहीं पढ़े, है ना. नॉट डिमीनिंग माई प्रोफेसर्स बट आई थिंक कि कोई नहीं पढ़ता होगा. ओके, लेट्स बी थोड़ा पोलाइट टू देम. कि मतलब कोई मतलब अगर आप कुछ भी ऐसे लिख दोगे तो कोई इतना डिटेल में नहीं पढ़ता है. दिस इज व्हाट आई मीन टू से. तो आपको मुद्दे की बात लिखनी है, सब हेडिंग लिखनी है, अंदर आप उससे रिलेटेड आपको अगर ये सब हेडिंग याद है ना तो आप खुद ही स्टोरी बना लोगे अंदर. ठीक है, नेक्स्ट आई विल शो यू. जैसे कि अब मैंने नेक्स्ट टॉपिक मैंने हिस्टोरिकली कैसे रहा ये दिखा दिया. नाउ हाउ फेमिनिस्ट हैव मेड देयर एफर्ट्स इन इंक्लूजन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस. इसमें मैं क्या कहने वाली हूँ कि मतलब कि वर्क ऑफ फेमिनिस्ट इन इंक्लूजन. अब इसमें आई एम वेरी श्योर मतलब पीपल राइट वेरी सिंपल हेडिंग्स, मतलब which does not attract, which does not look very intellectual और पढ़ा लिखा टाइप का. मेरे को ऐसा लगता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बहुत यूनिक से लिखो. इसमें मैंने ये लिखा कि हाउ फेमिनिस्ट हैव मेड देयर एफर्ट्स टू इंक्लूड टू इंश्योर इंक्लूजन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें भी मैंने सब हेडिंग्स दिए हैं कि ऑल्टरनेटिव्स टू द डिसिप्लिन फार बिफोर री इन्वेंशन. इसमें मैंने जो भी लिखा है ना, इसमें मैंने जो भी एक्सप्लेन किया हो, मतलब इफ़ आई गो ऑन टू एक्सप्लेन माई एवरी नोट आई कैन टेल यू हाउ आई हैव रिटन इट. कि मगर मैं आपको सब हेडिंग्स बता दे रही हूँ कि सब हेडिंग्स बनाने से कैसे वो क्लियर हो जाता है कि मैंने इसमें जो भी लिखा होगा उसका ये सार है. सार इन द सेंस कि अगर मेरे को कोई ये लाइन भी बता देना आई विल मेक द स्टोरी आउट ऑफ इट. कि अगर मैं अपने एक एग्जाम के एक दिन पहले सिर्फ ये लाइन भी याद करके जाऊंगी आई विल बी एबल टू मेक द कंटेंट, आई विल बी एबल टू राइट द पैराग्राफ नेक्स्ट. कि री इन्वेंशन का कॉन्सेप्ट आया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके पहले ही फेमिनिस्ट ने ऑल्टरनेटिव्स दिया डिसिप्लिन में. ठीक है, फिर हाउ दे टॉक्ड अबाउट जेंडर इंक्लूसिव रादर देन जेंडर न्यूट्रल. मतलब कि जो भी मैं बात करने वाली हूँ नेक्स्ट पैराग्राफ में आई समराइज इट समहाउ इन माई सब हेडिंग्स. नाउ व्हाट आर देयर मोटिव्स, है ना. I just break my whole of the content into pieces, into headings which look attractive, है ना. कि what are the motive. इसमें जो भी लिखा है, इसके बाद मैंने ethics of justice की बात की. इसमें भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैंने चीज़ें ये की है ना, इटैलिक्स की हैं, बोल्ड की हैं, मैं उसे ही याद करके जाती हूँ. क्योंकि लास्ट डे पे आपको इतना याद नहीं रहने वाला है, क्योंकि इसमें कोई इतना डिटेल पढ़ाई नहीं करता है. बहुत क्विक हम लोग नोट्स बनाते हैं, बहुत क्विक याद करके जाते हैं, और उतना टाइम भी नहीं होता है कि आपको सब कुछ याद होने वाला है ना. एथिक्स ऑफ जस्टिस के बारे में बोला कि मतलब कि उनके मोटिव्स क्या क्या हैं. वो एथिक्स ऑफ जस्टिस की बात करती हैं, वो एक्सपर्टीज़ की बात करती हैं, हाउ इनकन्सिस्टेंट विद नोशंस ऑफ वुमेनहुड, sacrifices, idealistic. मतलब ठीक है, I can go on to explain this, but it does not make any sense because I'm not here to. I'm just explaining you how to build answer. इम्पैक्ट ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिक. हाँ, अब जैसे कि मैंने ये बता दिया कि उनके मोटिव्स क्या क्या हैं, उन्होंने कैसे इंक्लूजन के लिए क्या क्या किया है. अब जो फेमिनिस्ट का जो ये क्रिटिक रहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, है ना. तो सबसे पहले मैं इम्पैक्ट को इंट्रोड्यूस करने के टाइम ही लिख दूंगी कि ये दो लोगों ने जो बात किया है कि हाउ द डिमाइस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैन एंड अडॉप्शन ऑफ एन अल्टरनेटिव मॉडल इज नेसेसरी. इसके बाद the concept of engendering governance, how feminist went on to give concept of engendering governance. ये सारा कुछ gender and governance से ही related है ना. we are now extending, we are trying to explain the whole topic. the concept of engendering governance उन्होंने बात की, उसमें उन्होंने problem identify किया, उसका solution दिया, what was the aim. you know I write it, मैं ऐसे ही लिखती भी हूँ. मतलब कि जो चीज़ें आपको यहाँ पे ऐसे दिख रही है ना, बोल्ड दिख रही हैं, इटैलिक्स दिख रही हैं, आई ट्राई टू हाईलाइट दीज थिंग्स ओनली. आई विल राइट एम, आई डू नॉट राइट इन पैराग्राफ्स. नो, आई मतलब पैराग्राफ्स एकदम ऐसे पैराग्राफ्स एकदम ऐसे नहीं कि एकदम बोरिंग लगे, है ना. थोड़ा सा उसको कैची बनाइए, मतलब मेरा मानना ये है. एंड हाउ व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एंजेंडरिंग गवर्नेंस. हाँ, अब देखो जैसे कि opening up spaces in institutions, self-help groups, initiatives for engendering governance. So this is a picture which I've included. This is my strategy kind of thing, how I may build my answers and how I add unique stuffs into it. Now you may ask कि कहाँ से ये वो, that is another discussion, we can talk about it some other day. But कि अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में बताइए. अब इनिशिएटिव्स फॉर इंजीनियरिंग गवर्नेंस उन्होंने क्या क्या लिया है, तो आई विल मेक दिस, मतलब कि मैं सारा कुछ आगे एक्सप्लेन करूंगी कि वुमेन इन डेवलपमेंट अप्रोच 60s में 70s में, और ये थोड़ा सा ऐसे लिख दूंगी. अब ये बहुत ज़्यादा इसमें जो कुछ लिखा है ना, शायद मेरे को भी ना पता हो कि ये एग्जैक्टली क्या है, बट आई फाउंड इट समवेयर. अब कहाँ आई विल टेल यू, बट आई फाउंड इट समवेयर. आई फाउंड इट कि ये बड़ा वो लग रहा है, मतलब
सुंदर लगेगा, मतलब अच्छा लगेगा, मतलब इट विल गो, बिकॉज जहाँ से मैं पढ़ रही थी दैट वाज वो थोड़ा बड़े लेवल की पढ़ाई के लिए था, ये हमारे लिए नहीं था, बट आई लाइक्ड इट एंड सो आई एडेड इट। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीज़ें डालते रहो ताकि वो कैची लगे, वो लगे। वुमेन इन डेवलपमेंट, अब मैंने यहाँ पे सिर्फ यही लिखा है क्योंकि मुझे पता है मैं इसी बेसिस पे अपना वो लिख लूँगी, बहुत ज़्यादा इस पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और सारा जैसे कि ये चारों का मैंने लिख दिया, हाउ वुमेन बीइंग द एजेंसी ऑफ चेंज, दिस इज आई प्रिपेयर अ लॉट ऑफ टॉप, मतलब कि एक ही टॉपिक के अंदर मैं बहुत सारा कंटेंट प्रिपेयर कर लिया ताकि कोई भी उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए, कोई भी उस टाइम अगर मुझे ना याद है, तो आई हैव कंटेंट इन माई माइंड, आई हैव प्रिपेयर्ड सम थिंग्स, मेरे पास हेडिंग्स सब हेडिंग्स रेडी रहते हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा वो पैराग्राफ्स नहीं होते पर मेरे पास हेडिंग्स रेडी होते हैं, सब हेडिंग्स रेडी होते हैं, अब वो मुझे याद रहता है तो आई कैन एक्सप्लेन द स्टफ्स। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर कुछ आ गया, या फिर आई वुड लाइक टू ऐड ऑन, या फिर किसी क्वेश्चन में पूछते पूछते जेंडर एंड गवर्नेंस के बारे में पूछ दिया कि इंडिया से इसको रिलेट करो कैसे भी, तो आई विल राइट दिस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फैक्ट्स स्पीटिंग आउट द ट्रूथ। ये मैंने वेरियस वेबसाइट से ली थी ये सारे डेटा की, कैसे इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में 13% वुमेन हैं, और ये वो जो भी, और पॉलिसीज ब्रिंगिंग इन द रे ऑफ होप। अब इसको आप इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे मैंने लिखा, या फिर ऐसे कि आप इसको लिखो प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज एंड सोल्यूशन, मतलब दिस इज थोड़ा सा वैसे। अब मैं इसको कैसे लिखूंगी, फैक्ट्स स्पीटिंग आउट द ट्रूथ, इसको आप बहुत बेटर लिख सकते हो, तो बहुत कैजुअल सा लाइन है। एंड सेकंड इज हाउ पॉलिसीज आर ब्रिंगिंग इन द रे ऑफ होप, और इसमें मैंने अलग अलग स्कीम्स के बारे में पढ़ लिया था, दैट्स इट। हाँ, कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स कैसे कैसे हुए हैं, और दिस इज ऑल्सो अ थिंग आई थॉट ऑफ एडिंग इन माई आंसर इफ एट ऑल क्वेश्चन कम्स रिलेटेड टू दिस, तो मैं ये कहीं बना दूंगी। अगर इवोल्यूशन पूछ लिया कि कैसे मतलब किया है इंडिया में जेंडर रिलेटेड और ये वो, तो मतलब दिस इज हाउ आई प्रिपेयर माई आंसर्स। और हाँ, लास्ट में अगर मेरे पास टाइम बच गया या कुछ, देखो मैंने जो भी कंटेंट लिखा है इट इज ऑलरेडी टू मच, इट इज टू मच एंड आई अंडरस्टैंड इट, एंड टाइम मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम और इशू इन सेमेस्टर एग्जाम्स। तो कोशिश ये करिए कि अपना कंटेंट प्रिपेयर करिए, मिनिमम टू मिनिमम फैक्ट सामने रखिए, बहुत ज़्यादा ओवरलोड मत करिए, मगर हेडिंग सब हेडिंग आपके पास होंगे तो कुछ नहीं याद आ गया तो कुछ लोग लिख दोगे, क्वेश्चन अगर उससे रिलेटेड आ गया तो कुछ लिख दोगे, जैसे कि द वे फॉरवर्ड लास्ट में लिख दूंगी, आई विल टॉक अबाउट ट्रांसलेटिंग इंटेंट इनटू एक्शन, और ब्यूरोक्रेसी अलोन कैन नॉट इंश्योर एंजेंडर्ड डेवलपमेंट, ऐसा लिख के इन्हीं दो पॉइंट्स पे मैं अपना वे फॉरवर्ड या फिर कंक्लूजन, कुछ नहीं तो मैं अपना कंक्लूजन ही इसी पे लिख दूंगी बस। सो दिस इज हाउ आई बिल्ड माई आंसर्स। लेट्स गो बैक टू this, no, not this, let's go back to so these were my sample answers. Now how to build an answer like this, what are the sources, कौन से साइट्स को रेफर करना है, किस तरह से बिल्ड करना है, एंड कैसे ऐसी हेडिंग्स, मैंने ये हेडिंग्स खुद सारी की सारी नहीं बनाई हैं, एंड देयर इज़ अ यूनिक वे ऑफ हाउ आई बिल्ड दीज थिंग्स, पर वो बहुत डिटेल है, मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे कैसे बना सकते हो। इवन इफ़ यू डू दीज थिंग्स, आई थिंक बहुत आराम से आप अपना यूनिक कंटेंट, नॉट फॉलोइंग द कंटेंट विच एवरीबडी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इज डूइंग, यू कैन बिल्ड अ गुड आंसर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट स्लाइड थी क्या कुछ, अरे यार, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, छुट्टी, ओके, बाय गाइज, थैंक यू।